हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर 3 मार्च के एडिटोरियल्स करते, लेकिन एडिटोरियल्स आए नहीं न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर आज हम लोग जो रिमेनिंग कुछ एडिटोरियल्स, अच्छे एडिटोरियल्स हैं, उनको कवर करेंगे। एंड टुमारो आल्सो देयर विल बी नो एडिटोरियल, बट सी द कंप्लीट फैमिली विल बी एट होम and there will be some holy celebration, and in the evening everybody just takes rest and sits in the same room. So there are high chances that I won't be able to take any single video or something, but still if I get some time I will record one video. Okay, so otherwise हम लोग सारी क्लासेस फिर 5th को करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ में। सो द सेशन इज ऑल अबाउट AI summit today, and then we are going to study about those GDP base year changes and other base year changes. Along with that, we will be studying an article on some fiscal stress, that is there are some early chances or early signals that show कि इंडिया जो है वो अभी फिजिकल स्ट्रेस की तरफ जा रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट आर्टिकल which is recognizing AI's arrival in India, growth, jobs and transformation of agriculture. So guys, सबसे पहले तो ना हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक आर्टिकल कर चुके हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर। सो दिस आर्टिकल इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एग्रीकल्चर आप लोगों के लिए नबार्ड में भी आता है, एग्रीकल्चर आरबीआई में भी है। सो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ऑल्सो यहाँ पर एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है more than 48 population of our country. So of course we are going to study about it. Okay, आई में से की लेबर फोर्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये लोग बोल रहे हैं कि देखो जो एआई है, एआई को यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना होगा। और एआई जैसा अगर हमने देखा कि ठीक है गलगोटिया वाला एक गुफअप हुआ, या फिर एक गुफअप उसमें हुआ कि भाई लोग जो है वो शर्टलेस प्रोटेस्ट करने गए थे, अगर वो सारी चीजें हम इग्नोर कर दें और हम ये समझे कि एआई समिट में कुछ चीजें अच्छी हुई है, तो उसके बारे में ही ये बात करें कि एटलीस्ट हमें ये पता चला कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, सो इंडियन यूथ वाज वेरी मच अवेयर कि एआई में कितना यहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट कर चुके हैं और एआई किस तरीके से यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा है बाय अवर यूथ। तो ये बोलते हैं कि देखो एआई जो है, इट इज जस्ट नॉट अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, बट इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली फॉर इंडियाज एग्री फूड सिस्टम एंड डेवलपमेंट मॉडल। तो ये बोलते हैं कि देखो जो एआई है वो हमारी ग्रोथ, employment, inequality, agriculture value chains, policy and regulation, इन सबको इम्पैक्ट करने वाला है। तो ये बोलते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है एआई इम्पैक्ट समिट का, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था कि एआई एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक फोर्स की तरह आ रही है रेदर देन अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन 91 कंट्रीज से हुआ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई, और हमने नेशनल एम्बिशन ग्रोइंग यहाँ पर टू मूव फ्रॉम एआई अडॉप्शन टू एआई लीडरशिप गए। अब पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है एआई की अमंग इंडिया यूथ एंड इंडस्ट्री। तो ये तो देखो आप लोगों को भी पता है कि इंडिया यूथ जो है, इट इज वेरी मच अवेयर अबाउट थिंग्स हैपनिंग around despite so many social media campaigns by our governments which are actually trying to make them fool. Okay, not just governments, unfortunately the opposition parties, everybody is involved in such things, but still Indian youth जो है वो, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर सोशल मीडिया है। ऑफ कोर्स अब ज्यादा लिटरेट अवेयर लोग हो चुके हैं, सो वो यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कोई सोशल मीडिया मूवमेंट चलता है, जैसे आज के टाइम में जीरो सिविक सेंस वाली जो चीज थी, राइट, दो इट वाज जस्ट अ ट्रेंड बट इट कन्वर्टेड इनटू अ मूवमेंट जिसमें कि लोगों को समझ में आया कि ओके दे मस्ट एटलीस्ट फॉलो सम बेसिक रूल्स जो हम नहीं कर रहे हैं। ओके, मेनी ऑफ देम वुड हैव लर्नड, उन्होंने वो अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने खुद भी सीखा होगा, ऐसा नहीं है, वरना अगर सभी सिखाने में लग रहे थे तो गलत कौन कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर इंडियन यूथ के बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स जेनजी जो है वो यहाँ पर एक नया तरीके का रिफॉर्म्स को ला रहे हैं, दो दे नो वेरी वेल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो समिट यहाँ पर सिग्नल कर रही है कि एआई ऑफिशियली एंटर कर रहा है इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा में, सिमिलर टू हाउ कंप्यूटराइजेशन ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी इन अर्लियर डिकेड्स। अब हमारे पास में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो एआई है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, और वो भी ड्रामेटिकली। क्यों?
क्योंकि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी, इनोवेशन स्पीड। तो हमारे पास में यहाँ पर एआई एक्सलरेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। और यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या है? कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, राइट? इन्हीं से तो हमें ग्रोथ मिल रही है। तो एआई जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लेकर आ रहा है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है विदाउट प्रपोर्शनेट लेबर इंक्रीज, तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपीआई ने ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम करी, इसरो ने यहाँ पर स्पेस मिशन की कॉस्ट कम की। एआई यहाँ पर सिमिलर एफिशिएंसी अक्रॉस सेक्टर्स क्रिएट कर सकता है। और इंडिया की कंपैरेटिव एडवांटेज ये रहेगी कि लो कॉस्ट स्केलेबल इनोवेशन है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास में 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं अबाउट एआई। सबसे पहले तो एआई की जो डिबेट है अराउंड 3 कोर इकोनॉमिक क्वेश्चंस चलती है। पहला, विल एआई एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ? मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री यस। एआई यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। एफिशिएंसी याद है कुछ ऐसा कर बनाते थे। अब यहाँ पर नॉलेज क्रिएशन जो है वो भी हमारी एक्सपेंड होगी और हम ऑलमोस्ट हर सेक्टर को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो कंट्रीज जो कि फेल कर रही थी इस यहाँ पर रिस्क को, ठीक है, अडेप्ट करने में, वो इकोनॉमिकली भी पीछे छूट जाएंगी। अब बात आती है एक वेरी कॉमन डिबेट, विल एआई डिस्ट्रॉय जॉब्स? अब यहाँ पर 2 कंटेस्टेड इश्यूज हैं। पहले 2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज समझते हैं। क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया आईएमएफ से हैं, आपको पता होगा इनके बारे में, राइट? तो काफी सालों से ये आईएमएफ में ही है अभी। यार एक्चुअली फील की मतलब चेंज हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया इनको। तो 40% ऑफ जॉब्स जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में और 60% ऑफ जॉब्स एडवांस इकोनॉमीज में अफेक्ट हो सकती हैं। लेकिन मुकेश अंबानी बोलते हैं कि एआई का अडॉप्शन इंडिया में यहाँ पर क्या कर सकता है विदाउट नेट जॉब लॉसेस। नेट जॉब लॉसेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल यहाँ पर केवल जॉब लॉसेस की बात की है, नेट में की गई है इफ मैनेज प्रॉपरली। ओके, पर्सनली मैं अपना एक व्यू पॉइंट देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली एक चेक रखो कि क्या एआई में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ना क्या होगा, आप अडेप्ट बहुत अच्छे से कर पाओगे। इवन इफ might be you are trying to go for a job or if you are trying to go for some business, आपको ना लिटरली बहुत हेल्प होने वाली है। बट इफ यू कीप थिंकिंग कि अरे यार एआई से क्या ही होता है, मेरे पास ज्यादा बेटर स्किल्स है, एआई तो गलत आउटपुट देता है, एआई तो ये करता है, नो नो नो, दैट्स नॉट द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना एआई में एक्सपर्टीज करनी पड़ेगी, ठीक है? जब आप एआई में एक्सपर्टीज करोगे तो आपका दिमाग और एआई का दिमाग मिलकर काम करता है। और ये भी मुझे लगता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है ओ एआई इज बेटर देन मी, कुछ लोगों को लगता है ओ आई एम बेटर देन एआई। नो, दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इट इज जस्ट लाइक आई पर्सनली फील व्हाट आई हैव वर्कड विद एआई इन अ वे, there is like AI is the team member. Okay, for me AI is the team member. I will ask it, I will tell it, I will give it inputs, I will get outputs from it, I will ask him for some feedbacks, I will provide him feedbacks। और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं अपने तरीके से sometimes because I have trained some interns under me, so I know how to train people। okay, तो मैंने क्या किया, मैंने AI को भी, अपने एआई को भी वैसे ट्रेन किया, सिखाया, समझाया, एंड देन द वे इट अडेप्ट टू सम थिंग्स। ओके, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सो समवेयर ना मुझे ऐसा लगता है कि एआई को के ऊपर काम अगर आप कर रहे हो ना, आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए, और वो अप्रोच सब लोग अभी तक ना यहाँ पर समझ नहीं पाए हैं। एनीवेज, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है क्लासिक टेंशन बिटवीन ऑटोमेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यू गाइज आर माय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक की पॉइंट देती हूँ जो बहुत कम लोग एआई के बारे में देते हैं। एआई से आप लोग आउटपुट लेते हो ना, पहले एआई को इनपुट्स देना सीखो। जब आप इनपुट्स दे दोगे ना, फिर देखना क्या आउटपुट्स आते हैं, और वो आउटपुट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत अच्छे आउटपुट्स होते हैं। तो समवेयर ना कीप इट जस्ट लाइक योर टीम मेंबर। चलिए, एआई जो है ये पूछ रहे हैं क्या ये बेनिफिट कर पाएगा, और यहाँ पर जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं सॉरी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? तो लाइकली नो इन द शॉर्ट रन। ऑफ कोर्स यहाँ पर अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं उनको पहले गेन मिल जाता है। कंट्रीज जिनमें कैपिटल है, एनर्जी है, कंप्यूटिंग पावर है, उनको ज्यादा जल्दी बेनिफिट हुआ। ऑफ कोर्स हमने देखा भी, इनइक्वालिटी टेम्परली और ज्यादा वाइडन हो जाएंगी क्योंकि डिफ्यूजन अक्कर होना शुरू होगा। तो ये तो बोलते हैं कि हाँ देखो भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ऐसा ऑथर का है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में अब ये बात करते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। सो आर्टिकल कंपेयर कर रहा है कि जो एआई है
वो कंप्यूटराइजेशन के साथ में, जैसे एआई का ना, जब राजीव गांधी ने 1980s में बोला कि अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर्स अडॉप्ट करेगी, सो बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, और जो बैंकिंग एम्प्लॉयज थे बहुत स्ट्राइक्स हुई, लोग मना कर रहे थे कि जो कंप्यूटर से जॉब छीन लेंगे। आज के टाइम में भी लोगों को एआई के लिए सेम लगता है। तो जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, वर्कर्स को डर था कि जॉब लॉस होगा। इंस्टेड बैंकिंग, आईटी और सर्विस एक्सपेंड हुई, राइट। तो यहाँ पर टेम्पररी जॉब्स गई थी लोगों की, वॉलंटरी रिटायरमेंट काफी लोगों ने लिया डर कर कंप्यूटर से, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर हमने देखा और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। तो ये वही चीज बोल रहे हैं ऑथर, यहाँ पर इनका आइडिया है कि जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है उसका एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में लेट 1980s में। तो वर्कर्स को डर था कि मास अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बैंक, रेलवे, ऑफिसेस ये ऑटोमेशन को रेजिस्ट कर रहे थे। इवेंचुअली कंप्यूटर्स ने हाई प्रोडक्टिविटी, न्यू इंडस्ट्रीज, बेटर पेइंग जॉब्स क्रिएट की। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर रहा है ओल्ड जॉब्स को, लेकिन न्यू इकोनॉमिक इकोसिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। एआई यहाँ पर एक सिमिलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैनेजिंग द ट्रांजिशन। अब देखो इसमें ना पहले एक चीज समझना, एक स्कूम्पीटर्स थियरी होती है, ठीक है, स्कूम्पीटर्स थियरी, जिसमें बोलते हैं कि ओल्ड जॉब्स डिसअपियर होती हैं, न्यू इंडस्ट्रीज इमर्ज करती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो ओल्ड जॉब्स कैसी थी? टाइपिस्ट की, मैनुअल बैंकिंग की, ट्रेडिशनल फार्मिंग की। नई जॉब्स क्या आई थी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फिनटेक प्रोफेशनल्स, एग्रीटेक एनालिस्ट, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में टाइपिस्ट थे, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनुअल बैंकिंग थे, फिनटेक प्रोफेशनल्स, एंड देन ट्रेडिशनल फार्मिंग से एग्रीटेक एनालिस्ट की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या एआई डिस्ट्रॉय करेंगे जॉब्स? तो नहीं, जॉब्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। जॉब्स अफेक्ट हो रही है शॉर्ट रन में, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्म होना शुरू करेंगी, फुल्ली वैनिश हो जाए ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टर्म गेन्स एक्सपेक्टेड है, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस इनएविटेबल है। ओके, तो यहाँ पर हमारे इनएविटेबल का मीनिंग आप लोग समझते हैं ना, कि मतलब हम जिस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज गोइंग टू हैपन। ओके, चलो रिस्क हमारे पास क्या क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा रूटीन टास्क में, स्किल मिसमैच होगा, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। पॉलिसी रिक्वायरमेंट क्या है? गवर्नमेंट को रीस्किलिंग करनी होगी लोगों की और अपस्किलिंग करनी होगी। ट्रांजिशन सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली एक्सपेंसेस इतने हाई होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो लोग बहुत ओवर खर्चा कर रहे हैं, रेदर बिकॉज यहाँ पर फैमिली में हेल्थ इश्यूज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें। अब वो लोग यहाँ पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं, जो नए एआई रिबिल्ड करनी है कोर्सेज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा ट्रांजिशन सपोर्ट हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी लगेगा। अडेप्टिव लेबर मार्केट्स यहाँ पर गवर्नमेंट को बिल्ड करने होंगे। जो गवर्नमेंट प्री इंडिपेंडेंस इरा के पहले के रूल्स को चेंज करने में 5 साल ले जाती है, वो गवर्नमेंट करंट लेबर को कैसे दोबारा से स्किल प्रोवाइड करनी है उस पर वर्क करेगी। वो गवर्नमेंट जो मैक्सिमम टाइम्स केवल बात करती है कि कैसे जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो हमें प्रोवाइड करनी है, वो गवर्नमेंट कैसे इन चीजों के ऊपर वर्क करेगी, आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ, बिकॉज थिंग्स आर really scary when it comes to our governments supporting the labor or supporting the people when it comes to some real development. Okay, चलो anyways आगे देखते हैं। तो मिनिमाइज करना है एडजस्टमेंट पेन को, मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्टिविटी गेन्स को, तो लोगों को एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमारे लोग जो है वो अपने गेन्स मैक्सिमाइज कर पाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, ठीक है। तो एआई यहाँ पर हाई स्किल लेबर मांगेगी, एनालिटिकल स्किल्स मांगेगी और डिजिटल लिटरेसी मांगेगी। तो जो रूटीन रिपीटेटिव वर्क्स थे वो अब यहाँ पर कम हो रहे हैं और इंडिया के पास में लार्ज यंग वर्कफोर्स है, सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो जॉब पोलराइजेशन हो जाएगा अगर रीस्किलिंग फेल हो गई, ठीक है। तो इंडिया के कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर लेते हैं एआई रेस में। तो ये कहते हैं कि इंडिया यहाँ पर केवल हेड ऑन विद यूएस या चाइना इमीडिएटली, तो स्ट्रेंथ इसमें नहीं है कि इनके साथ में हेड ऑन हेड यहाँ पर चीजों को फेस कर रही है, लेकिन फ्रूगल इनोवेशन में है। इंडिया की हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ्स में लो कॉस्ट स्केलेबल सॉल्यूशंस आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज 10 लाख की यूएस बना रहा है
वो हम 2 लाख में तैयार कर और 1 लाख में भी तैयार कर दे देंगे। तो जुगाड़ मेथड दैट वी हैव, उसी के थ्रू हमने यहाँ पर अपना पहला स्पेस मिशन भी कंप्लीट किया था, याद होगा आप लोगों को, चंद्रयान मिशन। सो मास डिजिटल अडॉप्शन हुआ है हमारे यहाँ पर और पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। इसमें ना मास डिजिटल अडॉप्शन में यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ केरला। सो केरला में एक मास मूवमेंट चली जिसमें कि जो यंग जनरेशन थी वो ओल्ड जनरेशन को ट्रेन कर रही थी दैट हाउ टू यूज स्मार्टफोन्स, हाउ टू एक्चुअली बिल्ड दोज कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर ना आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन अडॉप्शन हुआ, डिजिटल लिटरेसी देखी गई, वो देखी गई केरला में। और क्यों देखी गई? क्योंकि एक मास मूवमेंट हुआ। इट इज नॉट दैट वो लोग केवल अपनी फैमिली में हेल्प कर रहे थे, वो कम्युनिटी वाइज हेल्प कर रहे थे लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कोविड-19 का जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूपीआई और इसरो का कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस मिशन, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो इंडिया पोजीशन कर रही है खुद को एज एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइडर फॉर ग्लोबल साउथ, ठीक है। कैन इंडिया बिकम एन एआई सुपर पावर? रियलिटी चेक। इंडिया एस्टिमेटेड है कि यहाँ पर अबाउट 5 years बिहाइंड है यूएस और चाइना से इन एडवांस एआई डेवलपमेंट विच इज ह्यूज, ओके। आप इस पास 5 साल छोटा मोटा मत समझना, ह्यूमनोइड रोबोटिक्स हमारे पास नहीं है। तो अब अगर हमें यहाँ पर कैचअप करना है तो हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और केवल लार्ज फर्म्स या कंट्रीज जो है वो ही इसको जल्दी अडॉप्ट कर पा रही हैं। तो हमें मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिसर्च इकोसिस्टम चाहिए, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन चाहिए। अब समिट ने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिस्कशंस को ट्रिगर किया है, पॉलिसी फोकस बढ़ गया है, प्राइवेट सेक्टर कमिटमेंट्स भी एनकरेज हो रही हैं। कभी आप सोचते हो कि इतने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे छोटे लोग होते हैं, बिजनेसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, नॉट द लोग, सॉरी, द बिजनेसेस आई मेंट, ठीक है, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं मिलती जबकि उनके पास ज्यादा बेटर आइडियाज होते हैं? क्योंकि करप्शन है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे तो 4 लोगों को पता चलेगा कि ये लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं एंड देन दे नीड देयर शेयर। तो यहाँ तो फिर या फिर आप उस इन्वेस्टमेंट में उनका भी शेयर दो, फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो दैट्स द इशू। ग्राउंड लेवल पर बता रही हूँ रियलिटी। पॉलिसी इंपैरेटिव्स, अवॉइड बिकमिंग ओनली एन एआई यूजर। आप लोगों को केवल एआई यूजर नहीं बनना है, ये इस बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपको यहाँ पर फ्रंटियर एआई जैसे यूएस या चाइना है वैसा तो आपके पास में स्ट्रेंथ इसमें तो है नहीं। फ्रूगल इनोवेशन, लो कॉस्ट स्केलेबल इनोवेशन लेकर आनी है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट कर सकता है ग्लोबल साउथ में, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग इकोनॉमीज, राइट। अब यहाँ पर एआई यूजर की बात होती है, तो एआई यूजर में ये कहते हैं कि एक मेजर वार्निंग यहाँ पर दी गई कि इंडिया को अवॉइड करना है कि कंज्यूमर बने फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म्स का। नेसेसरी स्टेप्स में आपको इंडिजिनियस एआई मॉडल्स यूज करने हैं, डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं, डेटा ओनरशिप रूल्स को क्लैरिफाई करना है, डोमेस्टिक एआई स्टार्टअप को सपोर्ट करना है और यहाँ पर रेगुलेशंस जो है, अनेबलिंग रेगुलेशंस, उन्हें क्रिएट करना है, ठीक है। तो इंडिया टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर एआई इकोसिस्टम यहाँ पर केवल तभी अचीव कर पाएगी। क्लियर है? अब आप सोच नहीं रहे कि यहाँ पर आर्टिकल तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्ट हुआ था। अब आते हैं यहाँ पर ये आर्टिकल ही ऐसा है, देखो मैंने आर्टिकल नहीं लिखा, मैं आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी नॉलेज है तो मेरी नहीं है, ये जिसने लिखा है आर्टिकल उनकी नॉलेज है। एनीवेज, तो एआई एंड एग्रीकल्चर द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इनसाइट। अब यहाँ पर एआई का बेसिक समझा हमने। अब ये कहते हैं कि एक यूनिक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है वो ये है कि एआई का एग्रीकल्चर में, जहाँ पर इंडिया के स्टेक्स हाईएस्ट है। अब एग्रीकल्चर अबाउट 46% इंडिया के वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कर रही है। एआई अडॉप्शन यहाँ पर कंसर्न्स लेकर आता है लेबर डिस्प्लेसमेंट के लिए। एआई एप्लीकेशंस फार बियॉन्ड फार्म ऑटोमेशन के जाती हैं। तो एआई अब हमारे पास अक्रॉस द फूड वैल्यू चेन कैसे काम करेगा। अब देखो, थोड़ा सा ना समझना और थोड़ा सा मतलब मैं बोलते जाऊंगी, वैसे वैसे समझते जाना। सबसे पहले प्रोडक्शन स्टेज की बात हो रही है। तो प्रोडक्शन में अगर मैं बोलूं एआई क्रॉप प्रेडिक्शन, इरिगेशन, इसमें हमें हेल्प कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर प्रिसीजन फार्मिंग हो सकती है, वेदर प्रेडिक्शन हो सकते हैं, क्रॉप मॉनिटर कर सकते हो, इनपुट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स में सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन,
स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ये आप कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए लॉजिस्टिक्स में हम एआई को यूज करने की बात करेंगे। मार्केटिंग में प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी क्या होती है, सप्लाई डिमांड फोर्सेस कैसे काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में ठीक है, सप्लाई प्राइस डिस्कवरी क्या होती है कि आपके पास में सप्लाई, ठीक है, और डिमांड कैसी है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, इसके अलावा मार्केट फोर्सेस फ्री है कैसी हैं, वो सारी चीजें। डिमांड फोरकास्ट आप कर सकते हो और डिजिटल मार्केट प्लेसेस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग हो पाएगी। प्रोसेसिंग में आप क्वालिटी ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज के अकॉर्डिंग ग्रेड्स प्रोवाइड कर सकते हो फूड में और फूड प्रोसेसिंग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। तो एग्री स्टैक इंटीग्रेट करता है एआई को एग्रीकल्चर डेटाबेस और सर्विसेज के साथ में, ठीक है, तो एआई ट्रांसफॉर्म करेगा पूरे फूड सिस्टम को, ना कि केवल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। तो एआई यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल लो, मंडी के प्राइसेस क्या है प्रेडिक्ट कर दे देगा, पोस्ट हार्वेस्ट कितने लॉसेस हो सकते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, और जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करने में हमें हेल्प कर देता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एआई क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पर 15 से 20% एग्रीकल्चर आउटपुट पोस्ट हार्वेस्ट जो लूज कर रही थी वो इनएफिशिएंसीज एआई कम कर हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ा देगा। और एग्री स्टैक में जो डिजिटल डेटाबेस बन रहा है फार्मर्स का, यहाँ पर हम लैंड रिकॉर्ड्स, वेदर डेटा, क्रॉप पैटर्न्स इनको यूज कर रहे हैं, तो प्रिसीजन सब्सिडीज दी जाएंगी, टारगेटेड इंश्योरेंस रहेगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर प्लानिंग की तरफ हम जाएंगे। आया समझ में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एआई है वो पॉलिसी एंगल से भी आपको समझना होगा, ठीक है, अगर एग्जाम में आंसर्स लिखोगे तो एग्री स्टैक को आपको मेंशन करना है। चलिए, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास एआई क्या है, सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक प्रोसेस जहां पर इनोवेशन आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रीज के साथ में क्या कर रहा है, न्यू इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहा है, उससे इसको रिप्लेस करेगा ओल्ड टेक्नोलॉजीज को। डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि लार्ज स्केल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लेकर आए, जैसे यूपीआई, एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एग्री स्टैक, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ताकि हम डिजिटल डेटा सेट्स क्रिएट करें और एआई ड्रिवन सर्विसेज को अनेबल करें। टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग, स्किप करनी है इंटरमीडिएट स्टेजेस डेवलपमेंट की, एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन यूज कर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ एनालिटिकल टेक अवे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एडिटोरियल है वो आर्ग्यू करता है कि इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है। अब एआई केवल लॉन्ग यहाँ पर आपके पास में एक्सपेरिमेंटल नहीं बचा, डेवलपमेंटल भी हो चुका है। ठीक है, तो जो कंसर्न्स हैं जॉब और इनइक्वालिटी के बिल्कुल वैलिड है, क्यों नहीं होंगे, लेकिन हिस्ट्री यही बोलती है कि जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस आते हैं वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करते हैं, और इंडिया के लिए जो रियल चैलेंज है वो स्ट्रैटेजिक है। यहाँ पर इसको इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, डिप्लॉय करना है एआई अक्रॉस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करें। और अगर वाइजली मैनेज करेंगे तो एआई यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंडिया की न्यू जीडीपी सीरीज से रिलेटेड कि कैसे रीबेसिंग रीसेट कर रहा है इकोनॉमिक मेजरमेंट और फिस्कल रियलिटी को। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर आपको पता है हमारे जो ये थे क्या बोलते हैं, अब ऐसे सॉरी मेरे ना पता नहीं क्या है, मुझे ना वर्ड्स भूल जाती हूँ मैं, लिखते लिखते तो मुझे याद रहते हैं लेकिन मुझे ना बोलते हुए ध्यान से लिखते जाते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर जो बेस ईयर है वो हमारे चेंज हुए हैं, राइट। अब हमारे पास में जैसे 2022-23 जो है वो हमने बेस ईयर सिलेक्ट करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कोविड के बाद में एक रीसेंट नॉर्मल ईयर था जिसमें कि रोबस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा अक्रॉस सेक्टर्स हमें मिल पा रहा था। मैंने आप लोगों को जो सेबी के एमसीक्यू क्लासेस कराए थे उसमें ये सारी बातें समझाई थी कि क्यों हमने यहाँ पर नए नए बेस ईयर्स लिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर इंडिया का जो जीडीपी का बेस ईयर है वो हमने 2022 से 23 कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो आईआईपी का बेस ईयर है, सीपीआई का बेस ईयर है, इन सभी को चेंज किया जाए।
तो अब ये बात करते हैं कि भाई ये जो बेस ईयर चेंज हुआ है, ठीक है, एक जो नई जीडीपी सीरीज आ रही है, इकोनॉमी को ये ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगी, ना कि ये केवल एक स्टैटिस्टिकल चेंज बनेगी। तो यहाँ पर एक रीसेट देखा जाएगा कि कैसे इंडिया जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है और अपनी मॉडर्न इकोनॉमी को मेजर कर रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी जीएसटी की वजह से चेंज हुई 2011-12 के बाद में, डिजिटल पेमेंट्स आई, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी आई और पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी हमें देखने के लिए मिले। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ पर ना 2 आर्टिकल्स थे जिनको मैंने मर्ज कर एक आर्टिकल में आपको पढ़ाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ चीजें ना कुछ पॉइंट्स रिपीट हो जाते हैं, तो इसी वजह से मैंने ऐसा किया है। ओके चलो, तो यहाँ पर जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्या होता है, एक रेफरेंस ईयर हमें जिसमें कि प्राइसेस को कंपेयर करना होता है, राइट, हमारे आउटपुट को और प्राइसेस को हम कंपेयर करते हैं इस बेस ईयर के थ्रू। तो इंडिया ने एक न्यू जीडीपी सीरीज इंट्रोड्यूस की जिसमें कि एक न्यू जीडीपी और जीवीए सीरीज 2022-23 एज द बेस ईयर बनी और रिप्लेस कर रही है अर्लियर 2011-12 के बेस को। ये कोई रूटीन स्टैटिस्टिकल अपडेट तो है नहीं, ये यहाँ पर एक मेजर रिकैलिब्रेशन करती है कि कैसे इंडिया मेजर करेगा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। यहाँ पर हम अपडेट करेंगे इन्फ्लेशन बास्केट, रिफ्लेक्ट करेंगे न्यू कंजम्पशन पैटर्न्स। स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस जो है, अब जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटलाइजेशन, पैंडेमिक डिसरप्शंस, एक्सपेंशन सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब देखा जा रहा है। तो जब इकोनॉमी चेंज हो रही है, मेजरमेंट सिस्टम्स यहाँ पर ऑल्सो चेंज होंगे। तो जीडीपी रीबेसिंग इंश्योर कर रही है कि जो स्टैट्स है वो करेंट स्ट्रक्चर दिखाए प्रोडक्शन का, डिमांड का और प्राइसेस का। मतलब देखो हमारे पास में हमारा जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस पर देखा जाता है इन्फ्लेशन इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास मान लो कि 2011 में हमने 100 यूनिट्स का आउटपुट लिया, 2011 में 100 यूनिट्स का आउटपुट लिया और यहाँ पर जो प्राइस था वो 10 रुपीज था। 2026 में भी आउटपुट 100 यूनिट का ही था, लेकिन जो प्राइस था वो 20 रुपीज था। तो अब यहाँ पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो तो डबल हो गया, प्राइस 10 से 20 रुपीज हो गया, लेकिन जो रियल प्रोडक्शन है 100 यूनिट्स का ही है। तो बेस ईयर हमें रियल ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करती है। और यहाँ पर बेस ईयर हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि 2011 की जो इकोनॉमी थी और जो 2026 की इकोनॉमी है दोनों बहुत अलग है। आज हमारे पास ई कॉमर्स, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज सब कुछ है। तो यहाँ पर ओल्ड वेट्स जो है वो आउटडेटेड हो गए। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्या है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास मैं है, आप कहोगे मेरे पास न्यू इकोनॉमी है। खैर, तो यहाँ पर जीडीपी रीबेसिंग जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस ईयर रेफरेंस ईयर है जो कि मेजर करता है रियल ग्रोथ, असाइन करेगा सेक्टोरल वेट्स को, कंपेयर करेंगे प्राइस एडजस्टेड आउटपुट ओवर टाइम। तो इकोनॉमीज इवॉल्व कर रही है, ओल्ड वेट्स आउटडेटेड हो गए, न्यू इंडस्ट्रीज एमर्ज हो गई, कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो गए। तो हमारे पास में पीरियोडिक रीबेसिंग असेंशियल होती है, हमने नहीं की थी, आईएमएफ ने बहुत कुछ डांट लगाई थी, फिर हमने उनको बोला कि नहीं नहीं हमने चेंज करा है, बस आने ही वाला है, अभी थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा 1-2 महीने, बस आ गया, हमने सारी चेंजेस ऑलरेडी कर लिए हैं। आईएमएफ ने बोला था हमें कि अरे तुम तो सारा डेटा गलत दे रहे हो, तुम्हारे पास तो डेटा की कंसिस्टेंसी नहीं है, बेस ईयर इतना पुराना ले रहे हो, डब्ल्यूपीआई लेकर चल क्यों रहे हो, अब डब्ल्यूपीआई कोई यूज नहीं कर रहा, आईआईपी लेकर चलो केवल। तो हमने कहा वेट वेट हम लोग ला रहे हैं, अभी फरवरी में लेकर आ रहे हैं, दिसंबर में बहुत तेज डांट पड़ी थी। चलो, की ग्रोथ रिविजन्स अंडर द न्यू सीरीज। तो अपडेटेड ग्रोथ एस्टिमेट्स क्या है, इंडिकेटर्स और ओल्ड सीरीज और न्यू सीरीज। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो जीडीपी ग्रोथ है रियल वाली वो आपके पास 7.4% थी एज पर ओल्ड सीरीज, न्यू सीरीज में बढ़कर 7.6 हो गई। फाइनेंशियल ईयर 26 में जो नॉमिनल ग्रोथ थी वो 8% थी, अब ये 8.6 हो गई। रियल ग्रोथ यहाँ पर जीवीए में 7.3% थी जो बढ़कर 7.7% हो गई। अब ये जो अपवर्ड रिवीजन है ये दिखाता है कि जो इकोनॉमिक मोमेंटम है वो तो स्ट्रॉन्ग है। हमने कल भी देखा था कि इंडिया जो है वो मैक्रो लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। बेटर मेजरमेंट टेक्निक्स अब हम यूज कर रहे हैं और सेक्टोरल कवरेज हमारा इंप्रूव हो गया। तो ग्रोथ ट्रेंड्स हमारे ब्रॉडली सिमिलर है, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं,
सडन इकोनॉमिक एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं हुई है। रीबेसिंग यहाँ पर मेजरमेंट क्लैरिटी लेकर आ रही है, इकोनॉमिक रियलिटी को यहाँ पर हमारे सामने नहीं ला रही। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव पॉइंट है, बात है कि अब हम यहाँ पर ज्यादा बेटर वे में मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो मेजरमेंट्स हमारी इंप्रूव हो रही है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी एकदम ही बहुत तेज ग्रो करने लग गई, ठीक है। तो सेक्टोरल रीवेटिंग जब होती है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस अब हमने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, डिजिटल इकोनॉमी को दी है, और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है अब यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गर दिख रही है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलो अब सेक्टोरल स्टोरी यहाँ पर कवर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग लुक्स स्ट्रॉन्गर। One major outcome is improved measurement of manufacturing performance. Manufacturing growth में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 12.3% न्यू सीरीज का, जो कि पहले 9% था अर्लियर वेटेज, और यहाँ पर डबल डिजिट एक्सपेंशन विजिबल है। सो रीजंस क्या है? प्राइस एडजस्टमेंट मेथड्स बेटर हो गए, कॉर्पोरेट डेटा यूसेज हमारा इंप्रूव हुआ है। सो आप देखेंगे कि पहले क्या प्रॉब्लम थी, सिंगल डिफ्लेशन अज्यूम करते थे, इनपुट और आउटपुट प्राइसेस हमारे सिमिलर मूव करेंगे, लेकिन रियलिटी में अगर स्टील का प्राइस बढ़ा भी है तो कार के प्राइसेस तो डाउन ही हुए हैं। तो जो रियल वैल्यू है वो हमारी अभी डिस्टॉर्ट हो रही थी, राइट। अगर स्टील का प्राइस बढ़ा तो हमें लग रहा था कार के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब जो रियल वैल्यू थी, ठीक है, जो रियल वैल्यू ऐड हुई ये हमारी डिस्टॉर्ट हो गई। इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए न्यू मेथड लाएंगे जिसमें कि डबल डिफ्लेशन हम यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे रिफाइंड सेक्टर क्लासिफिकेशन है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ग्रोथ अब 9%, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हमारा 10.1% हो गया। न्यू सीरीज एक क्लियर पिक्चर इंडस्ट्रियल मोमेंटम की देती है। अब हम जो एग्जांपल यूज कर रहे थे स्टील कार वाला, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो डबल डिफ्लेशन में क्या होगा, जो रियल वैल्यू ऐड हुई है उसमें आउटपुट डिफ्लेटेड था, और इनपुट जो था वो हमारा अगेन यहाँ पर डिफ्लेट करा हमने सेपरेटली। तो एक्यूरेट प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट आ रही है, बेटर मेजरमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी की होगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हो पाएगी, ठीक है। तो रीबेसिंग जो है वो सेक्टोरल वेट्स को चेंज कर रही है। आउटपुट कॉम्पोजिशन, रियल जीवीएस शेयर्स यहाँ पर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में 13.8% था, जो न्यू शेयर 17.7% हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में 17.1% था, जो कि यहाँ पर कम होकर 16.2% शो कर रहा है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट 18.5 थे, यहाँ पर 14.3 हो गए। फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर राइजिंग शेयर देखने के लिए मिला 26.1% का। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अब हमें हायर दिखता है। फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर एक डोमिनेंट सेक्टर बन चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं कि कैसे रिकवरी हो रही है रेदर देन डिक्लाइन। तो पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं डिमांड साइड चेंजेस क्या क्या हुए हैं जीडीपी में। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या समझा, हमने समझा कि जो जीडीपी है वो यहाँ पर सभी साइड्स को बेटर वे में अलाइन कर पा रही है, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनके बीच में कंसिस्टेंसी आएगी। फाइन। तो अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हम डिमांड वाली कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास डिमांड कंपोनेंट्स में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शेयर जो है वो पहले हमारे पास में स्लाइटली लोअर है, लेकिन ग्रोथ हमारी काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट शेयर हायर है नॉमिनल टर्म्स में। तो बैलेंस्ड ग्रोथ है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बीच में। कंटिन्यूड कैपिटल फॉर्मेशन मूवमेंट है, पहले जो हमारा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 7.7% है ना, और जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है वो भी हमारी अच्छी है, नॉमिनल टर्म्स में 31.7% है। तो मेजर मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स देखे जा रहे हैं। जो न्यू जीडीपी सीरीज है वो सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल अपग्रेड्स लेकर आ रही है। डेटा कवरेज बेटर है, एक्सटेंसिव यूज हो रहा है जीएसटी डेटा का, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स बेटर हुई हैं, इंप्रूव हुई हैं, ट्रैकिंग जो थी इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज की वो भी एनहांस्ड है, ठीक है। देन यहाँ पर इंप्रूव्ड मेजरमेंट टेक्निक्स, मल्टी एक्टिविटी एंटरप्राइजेस को हम इंडस्ट्रीज से सेपरेट कर रहे हैं। सर्वे रेशियोज और बेंचमार्क्स अब अपडेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं।
फिर डबल डिफ्लेशन मेथड जो मैंने अभी आपको समझाया था, बहुत सारे सेक्टर्स हमारे सिंगल डिफ्लेशन यूज कर रहे थे, मिक्सिंग प्राइसेस और वॉल्यूम इफेक्ट्स। तो इनपुट प्राइस को अलग लिया और आउटपुट प्राइस को अब हम अलग ले रहे हैं। ज्यादा बेटर एक्यूरेट मेजरमेंट होगा रियल वैल्यू एडिड का, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। सप्लाई एंड यूज टेबल इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर डेटा को मैच करना चाहिए और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज जो थी वो हमारी कम होंगी। तो हम प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर तीनों को यहाँ पर अलाइन कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी आ रही है। प्रपोर्शनल डेंटन मेथड, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल स्पाइक्स थे क्वार्टरली डेटा में वो बहुत देखे जा रहे थे। अब यहाँ पर स्मूथली अलाइनमेंट करेंगे एनुअल जीडीपी के साथ, ज्यादा रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हम दे पाएंगे। तो डेंटन मेथड किससे रिलेटेड होता है? क्वार्टरली जीडीपी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इसको हम क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेशन में यूज करेंगे। स्मूथ अलाइनमेंट होगा एनुअल डेटा के साथ में, आर्टिफिशियल स्पाइक्स को अवॉइड करेंगे या फिर ब्रेक्स को। तो मेजरमेंट डिफिकल्ट क्यों है इंडिया में? इंडिया यूनिक स्टैटिस्टिकल चैलेंजेस फेस करती है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, लिमिटेड अकाउंटिंग डेटा। ठीक है, हमारे पास में इनफॉर्मल सेक्टर में 90% लोग जो है, ठीक है, आपको पता होगा कि 90% एम्प्लॉयमेंट इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू आता है, जिसमें कि हमारे पास जो अकाउंटिंग डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब हम सर्वेज और एक्सट्रापोलेशन के ऊपर रिलाय करते हैं। एंड इंडिया के लेटेस्ट कुछ सर्वेज अगर आप देखेंगे ना, तो समवेयर जो आपका डेटा सेट है, ठीक है, जो यहाँ पर आपका साइज रहता है जिसके ऊपर सर्वे किया जा रहा है वो बहुत छोटा है। रीजनल प्राइसेस वेरिएशंस होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सेट्स यहाँ पर हिस्टोरिकली यूज होते हैं। सो इम्प्रूवमेंट्स में हमारे पास में जीएसटी डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट डेटा, एक्सपेंडेड कॉर्पोरेट डेटाबेस है। तो इंडिया के जो नेशनल अकाउंट्स हैं वो ग्रेजुअली कन्वर्ज कर रहे हैं ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में, विच इज वेरी गुड थिंग, राइट। चलो, तो यहाँ पर अब हमारे पास में ये समझ में आ गया ना, लास्ट पॉइंट क्या था इसमें? ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, इंडिया के पास लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो एनुअल सर्वे, जीएसटी डेटा, डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हमें हेल्प करेंगे कि हम एक इम्प्रूव कवरेज करें स्मॉल एंटरप्राइजेस और अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भाई फिस्कल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्यों ये जो जीडीपी रीबेसिंग है ये गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीबेसिंग चेंज करती है जीडीपी लेवल्स को, जो कि फिस्कल रेशियोज को भी अफेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट बेस ईयर चेंज जो हुआ वो 2011 में हुआ, जिसमें कि जीएसटी, ठीक है, फॉर्मलाइज हुआ, उसके बीच में यूपीआई डिजिटल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर लेकर गया। पैंडेमिक की वजह से कंजम्पशन शिफ्ट हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम गए और नए सेक्टर्स आए, प्लेटफॉर्म वर्क देखने के लिए मिला, सर्विस एक्सपेंड हुई। तो ओल्ड जीडीपी सीरीज जो है वो अंडर रिप्रेजेंट कर रही थी इन सभी चीजों को। कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो न्यू सीरीज से हमें देखने के लिए मिले, उसमें हमने देखा कि डिमांड साइड में जो पीएससी था, कंजम्पशन साइड 56.5% रहा जीडीपी का, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास 35%, मीनिंग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही साइड्स हमारी स्ट्रॉन्ग रही है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि देखो जो नॉमिनल जीडीपी लेवल है वो 345.5 लाख करोड़ रहा, ओल्ड सीरीज के अकॉर्डिंग 357.1 लाख करोड़ था। तो नॉमिनल जीडीपी कम है, जिसका मतलब फिस्कल रेशियोज अब हमारे मैथमेटिकली राइज कर रहे हैं। तो फिस्कल इंडिकेटर्स पर क्या इंपैक्ट होगा? फिस्कल डेफिसिट आपका ओल्ड सीरीज में 4.36 था, नाउ वी कैन से इट इज रियली ह्यूज 4.51%। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो 57.08%, टैक्स ब्यूएंसी आपके पास 0.86% था। गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो यहाँ पर स्लाइटली टाइटर दिखते हैं विदाउट एनी रियल पॉलिसी चेंज, प्योरली ड्यू टू स्टैटिस्टिकल रिवीजन। अब यहाँ पर ये जो रीबेसिंग है ये रीअलाइन करते हैं फिस्कल नैरेटिव्स को। आईएमएफ कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जीडीपी डेटा जो है, ठीक है, अब यहाँ पर ये इंप्रूव होगा तो डेटा क्रेडिबिलिटी भी हमारी इंप्रूव होगी। आईएमएफ ने अर्लियर इंडिया के नेशनल अकाउंट्स को एक सी रेटिंग दी थी, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आप चाहो उसे देख सकते हो, क्योंकि मैथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस थे।
अब न्यू रिफॉर्म्स आएंगे तो रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी, इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी एनहांस होगी और जो हमारी इकोनॉमिक सर्विलेंस कैपेबिलिटी है वो भी स्ट्रेंथन होगी। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज यहाँ पर फॉर्मल रिकॉर्ड रखती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सर्वेज है। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर लार्ज है जिसमें कि एस्टिमेशन टेक्निक्स के लिए हमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है और रिवीजन यहाँ पर एक डिबेट अट्रैक्ट कर रहेगा, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग। लेकिन जीडीपी क्या है, एक स्टैटिस्टिकल कंस्ट्रक्ट है, ना कि हम एक डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सर्वे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, अजम्पशन इनके ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब आईएमएफ ने जब हमें सी रेटिंग दी थी तो यहाँ पर नेशनल अकाउंट्स को प्रॉब्लम क्या थी कि मेथोडोलॉजिकल गैप्स थे, डेटा इनकंसिस्टेंट था। अब हम यहाँ पर ग्लोबल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में यहाँ पर जो जीडीपी रीबेसिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जीडीपी रीबेसिंग क्या है कि हमने बेस ईयर यहाँ पर अपडेट करा, रियल जीडीपी जिसको हमने एडजस्ट करना है इन्फ्लेशन के लिए, नॉमिनल जीडीपी जो हमने करेंट प्राइसेस पर मेजर करा, डबल डिफ्लेशन एडजस्ट करेंगे इनपुट और आउटपुट प्राइसेस को सेपरेटली ताकि रियल वैल्यू एडेड एस्टिमेट कर पाए। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई बताता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में जीएफसीएफ के थ्रू पता चलते हैं। तो सप्लाई एंड यूज टेबल्स ये फ्रेमवर्क्स कंसिस्टेंसी लाते हैं प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हमारे पास में जब बेटर जीडीपी मेजरमेंट होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम यहाँ पर आउटपुट गैप एस्टिमेट कर पाएंगे, फिस्कल पॉलिसी में डेट जीडीपी रेशियो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ग्रोथ आउटलुक, क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू यहाँ पर एक इंटरनेशनल परसेप्शन इंप्रूव होगा और जो बजट प्लानिंग है इसमें रेवेन्यू प्रोजेक्शन ज्यादा एक्यूरेट हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या चेंज नहीं हुआ है वो समझ में आया। एक यहाँ पर जो ग्रोथ नैरेटिव है वो सेम है, इंडिया अभी भी 7 से 8% के रियल ग्रोथ ट्रेंड के साथ जा रही है, मीनिंग जो रीबेसिंग है वो लेवल्स, सेक्टर के वेट और मेजरमेंट प्रेसिजन को चेंज कर रहा है, लेकिन जीडीपी हमारा अभी भी 7 से 8% की विंडो के बीच में ही चल रहा है, विच इज ह्यूज एंड गुड। सो इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है इंडस्ट्रियल, डिजिटल और सर्विस इकोनॉमी की तरफ एंड जीडीपी स्टैट्स जो है अब उनको इवॉल्व होना होगा इकोनॉमी के साथ में। क्लियर है। अब आप इसका देख सकते हैं जो न्यू जीडीपी सीरीज है वो ये इंप्लाई नहीं करी कि इंडिया सडनली बहुत ही रिच हो जाएगा या फिर फास्टर ग्रो करेगा, रेदर एक स्टैटिस्टिकल मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक मेजरमेंट की है। हम अपने मेजरमेंट के तरीके बदल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अलाइनिंग विद द डिजिटल पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी, इंप्रूव करेंगे डेटा कवरेज, रिफाइन करेंगे मेथोडोलॉजीज और अपडेट करेंगे सेक्टोरल वेट्स को। रीबेसिंग एक मोर एक्यूरेट व्यू देगा ग्रोथ डायनेमिक्स का, साइमल्टेनियसली रीशेप करेंगे फिस्कल इंडिकेटर्स को। सो द डीपर मैसेजेस, इकोनॉमिक स्टैट्स जो है वो अलोंग साइड द इकोनॉमी इटसेल्फ इवॉल्व हो रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट्स जो है ये क्या करेंगे, अगर हम मेजरमेंट चेंजेस को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम ग्रोथ नंबर्स को भी। क्लियर है। सो जीडीपी सीरीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल अपग्रेड है जो इंडिया के नेशनल अकाउंट्स को स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। फाइन, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, लिक्विडिटी सरप्लस बट राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, व्हाई मार्केट्स आर डिफाइंग मॉनेटरी ईजिंग। तो यहाँ पर ना अभी ये बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, जो फरवरी जब स्टार्ट हुई, ठीक है, लास्ट इसमें 2026 में जो फैब स्टार्ट होता है मंथ, इसी में ये देखा गया कि जो बैंक्स हैं इनके हाथ में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। फाइन, अब यहाँ पर जब इंडिया के पास में बैंक्स में लिक्विडिटी का मतलब सिंपल होता है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी समझ में आया ना, कैश बहुत ज्यादा है, मैसिव लिक्विडिटी सरप्लस हो गए। पॉलिसी रेट हमने जो कट करे वो 125 बीपीएस तक कर लिए, बीपीएस मीनिंग बेसिस पॉइंट्स, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में 125 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हुआ 1.25%, समझ गए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो लो इन्फ्लेशन रहा, 2% से भी कम रहा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की बॉन्ड यील्ड्स है वो आपकी स्टिल राइज कर रही है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। तो एक सेंट्रल पैराडॉक्स देखा गया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बैंक्स हैं इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई की स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पर पार्क करे। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या था, विदाउट कोलैटरल एक्सेस लिक्विडिटी जो होती है वो आरबीआई एब्जॉर्ब कर लेता है बैंक से। तो इसका मतलब 3 लाख करोड़ से ज्यादा अगर आरबीआई के पास रखे गए हैं तो बैंक के पास एक्सेस मनी है,
लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है वो ये कर नहीं पा रहे। तो एसडीएफ यहाँ पर बैंक डिपॉजिट सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास में कर देते हैं और क्या कर रहे थे, रिस्क फ्री इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न कर रहे थे। रेपो रेट से ये 0.25% कम चलता है, कोलेटरल की हमें कोई जरूरत होती नहीं है। तो हमारे पास में ये देखा गया कि जो ट्राई पार्टी रेपो रेट्स हैं, जो ट्रैप्स होते हैं, उससे भी हमारा एसडीएफ रेट कम चल रहा था, मीनिंग एक्सट्रीम लिक्विडिटी सरप्लस था। अब आर्टिकल समझते हैं। तो अर्ली फरवरी 2026 से इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें मैसिव सरप्लस लिक्विडिटी है। बैंक यहाँ पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट आरबीआई के पास में पार्क कर रहे हैं अंडर एसडीएफ, जो एब्जॉर्ब कर रहे थे एक्सेस लिक्विडिटी। अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, अब कॉन्सेप्ट को एनालिटिकली पढ़ रहे हो, कैसे समझ रहे हो कि कैसे चीजें हो रही है ना रियल में। अच्छा तो लगता होगा समझने में कि अच्छा ठीक है, अभी तक तो बेस पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्लासेस में, ये कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे हमें इंटरव्यूज में आंसर करने हैं, कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो एक चीज दिमाग में आती होगी ना। जो लोग बहुत पूछते हैं ना मैम डेटा कैसे याद करें, इस तरह के जब नंबर्स पढ़ते हैं, इस तरह के एनालिटिकल चीजें पढ़ते हैं, तो ना नंबर्स अपने आप याद होने लग जाते हैं। पॉलिसी रेट कट हमारे पास 125 बेसिस पॉइंट्स का हुआ फरवरी 2025 से लेकर अभी तक में। ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन 6.5 लाख करोड़ प्लस का हुआ। 4.2 लाख करोड़ हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो उसके थ्रू होता है। फिर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज बाई एंड सेल स्वैप्स हमने लिए 2.3 लाख करोड़ के थ्रू। तो यहाँ पर जो मनी है वो एबंडेंट है। शॉर्ट टर्म मार्केट रेट्स हमारे गिर रहे हैं, एसडीएफ रेट के नीचे आ गए हैं। परसेप्शन शैडो ईजिंग का क्रिएट हो रहा है। लिक्विडिटी कंडीशंस हमारी लूजर देन पॉलिसी सिग्नल्स दिखा रहे हैं। तो नॉर्मली ऐसी जो ईजिंग होती है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड पुश करती है, लेकिन कुछ अनयूजुअल हुआ। पजल यहाँ पर देखने के लिए मिली कि जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स थे वो यहाँ पर गिर नहीं रहे थे, रेदर बढ़ रहे थे। तो जो 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर यील्ड 6.77 ईयर्स की उसमें हो गई। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ईजिंग साइकिल। सो प्रीवियसली कितना था आपका 6.26% गिरा था, ठीक है, लेकिन बाद में फिर से बढ़ गया। तो इवन मोर स्ट्राइकिंग अगर हम देखें, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स जो है वो सर्च कर रही हैं। तमिलनाडु 10 ईयर यील्ड आपका 7.44%, अप फ्रॉम 80 बेसिस पॉइंट्स इन 8 मंथ्स। तो यहाँ पर स्टीपनिंग यील्ड कर्व्स देखे जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म रेट्स हमारे राइज कर रहे हैं, जबकि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं वो लो रहेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है हमारे पास में जो टेक्स्ट बुक्स की मॉनेटरी ट्रांसमिशन अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। समझ में आया? यहाँ पर हमारे पास में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो गिरनी चाहिए। 10 साल की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो पहले 6.26% का यहाँ पर रिटर्न्स दे रही थी। अब यहाँ पर जो हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू यील्ड आ रही है, आउटपुट आ रहा है, वो 6.77 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो यील्ड कर्व है वो स्टिफन हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई और डिमांड के बीच में एक इम्बैलेंस आ गया है, मैसिव गवर्नमेंट बोरोइंग्स देखी जा रही है, तो सप्लाई शॉक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बहुत हैवीली बोरो कर रही है दोनों। तमिलनाडु की जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो बॉन्ड यील्ड है वो 7.44% चली गई। तो जब ये बोला जाता है कि जब ज्यादा बॉन्ड्स इश्यू होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस गिरने चाहिए और यील्ड हमारी बढ़ेगी, ठीक है। फिस्कल डेवलपमेंट हमारे रेवेन्यूज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के एक्शंस जैसे कि इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस इन्होंने बढ़ा दिए हैं, है ना, जीएसटी रेट्स भी रिड्यूस हुए हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस में आप देखेंगे कि रिडक्शन हुआ है, लोअर टैक्स कलेक्शन होगा, तो स्टेट्स अब ज्यादा बोरो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बॉन्ड्स की डिमांड है वो भी यहाँ पर लेकिन वीक हुई है, बायर्स मिसिंग है। जो एफपीआईज थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इनका तो इनफ्लो बहुत ही लो हो चुका है, आपको पता है। पेंशन फंड्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स खरीद रहे हैं और जो बैंक्स हैं ये लैंडिंग करना चाह रहे हैं अभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ। तो फिर ये जो बैंक्स हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतनी कम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट डिमांड इंप्रूव कर रही है आफ्टर जीएसटी कट्स। बैंक्स को क्या चाहिए? हायर रिटर्न्स भी चाहिए ना। तो यहाँ पर बैंक्स प्रिफर करते हैं लोन्स विद हायर रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो यील्ड्स हैं, ठीक है, वो क्यों गिरनी चाहिए? शुड हैव फॉलन बट डिड नॉट। गिरी नहीं है लेकिन गिरनी चाहिए। फेवरेबल मैक्रो कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन हमारा शार्पली गिरा,
आरबीआई के पॉलिसी रेट में कट हुआ, जैसा हमने देखा इंडिया जेपी मॉर्गन ईएम बॉन्ड इंडेक्स में एंटर कर जाती है और सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड किया जाता है बाय एसएनपी। तो आपको पता होगा ट्रिपल बी नेगेटिव की तरफ शायद हमारा रेटिंग गया था, मुझे एक बार याद करना होगा क्या रेटिंग था, बट मैं बता दूंगी आपको एंड ऑफ द लेक्चर में एक बार क्रॉस चेक कर कर। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ओवरऑल हमारे पास में जो डिमांड है बॉन्ड्स की वो तो गिरी है, लेकिन बैंक्स यहाँ पर अभी लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, है ना, हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं लोन देने पर, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न्स देते हैं, बट वो सस्टेनेबल बिजनेस के लिए नहीं होते, तो जितना एसएलआर कंपोनेंट मेंटेन करने से थोड़ा हाई रखते हैं कि अगर फ्यूचर में लिक्विडिटी की नीड हुई, राइट, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो राइज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारा जो है वो 2% पर चल रहा है, रियल रेट अगर हम देखें तो वो 4.77% पर जाएगा, नॉमिनल यील्ड 6.77, इन्फ्लेशन 2% का माइनस कर दो तो रियल रेट आपको मिलेगा 4.77। तो रियल रेट निकालना आ गया, नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे, तो जितने ज्यादा हाई रियल रेट्स होते हैं वो यहाँ पर उतना ही इन्वेस्टमेंट को स्लो कर देते हैं। अब मार्केट यहाँ पर जो पॉजिटिव न्यूज है उसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मार्केट्स ने जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन, सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड, इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि जो डोमेस्टिक बोरोइंग्स थी इनका प्रेशर डोमिनेट कर रहा था। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स है वो गिर जाती 6% से भी नीचे, लेकिन यहाँ पर ये बढ़ गई। तो अब ये क्वेश्चन है कि बॉन्ड मार्केट जो है वो ऑपोजिट टू मॉनेटरी ईजिंग क्यों जा रहे हैं, तो सप्लाई शॉक प्राइमरी एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि जो बॉन्ड सप्लाई डायनेमिक्स है वो थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। मैसिव बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है सेंट्रल स्टेट्स की, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 26 में आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई और टैक्स रिवेन्यूज कम हो गए हैं, जिसकी वजह से स्टेट्स को अब एडिशनल फंड्स चाहिए। अब क्योंकि टैक्स रिवेन्यूज यहाँ पर वीकन हुए, क्यों हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही यहाँ पर हमारे पास हायर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन दिया गया और इफेक्टिव जीएसटी रेट जो है वो लोअर कर दिया गया। तो सेंटर कॉम्पनसेट कर रही है हायर आरबीआई डिविडेंड ट्रांसफर्स यूज कर कर, स्टेट्स के पास ऐसा कोई बफर नहीं था और हैवियर बॉन्ड इशू उन्हें करने पड़े। तो ज्यादा बॉन्ड्स इशू होते हैं, लोअर बॉन्ड प्राइसेस होते हैं, हायर यील्ड्स होते हैं। डिमांड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर किसने बॉन्ड्स खरीदना बंद किया, अभी बताया बैंक्स ने। तो बॉन्ड्स यहाँ पर जो यील्ड है वो केवल सप्लाई के ऊपर नहीं डिमांड के ऊपर भी डिपेंडेंट होगी। तो हमारे पास में ट्रेडिशनल बायर्स ने परचेजेस रिड्यूस कर दी, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे जो डेट इनफ्लो है वो वीक हो गया, केवल 0.35 लाख करोड़ हमें फाइनेंशियल ईयर 26 में। ग्लोबल यील्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में एल्सवेयर अट्रैक्टिव हुई है। साथ में आप देखेंगे कि हमारे पास पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड्स जो है, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन मेथड्स बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं, पहले लॉन्ग टर्म में जा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में, अब नहीं जा रहे। फिर रिड्यूस करेंगे लॉन्ग टर्म डिमांड्स को, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, रिड्यूस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डिमांड्स। नेक्स्ट आप देखेंगे बैंक्स के लिए जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है वो क्या है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट क्रेडिट डिमांड जो है वो रिवाइव हुई है। फिर यहाँ पर लैंडिंग जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है देन होल्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक्स मूव कर रहे हैं गवर्नमेंट फाइनेंसिंग से प्राइवेट लैंडिंग की तरफ। आया समझ में। अब आप देखेंगे जो रियल इंटरेस्ट रेट्स है वो एक्चुअली इंक्रीज हुए हैं, तो इवन दो जो नॉर्मल यील्ड्स हैं वो केवल 50 बीपीएस तक यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, इन्फ्लेशन शार्पली गिरा 2% पर चल रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट्स आपके सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं। तो रियल रेट जैसा मैंने भी एग्जांपल दिया था कि जो नॉमिनल रेट है वो 6.77 है, इन्फ्लेशन 2% पर चल रहा है, तो जो रियल यहाँ पर रेट होगा वो 4.77 है। तो फाइनेंशियल कंडीशंस यहाँ पर टाइटर है देन एक्सपेक्टेड, मार्केट इंटरप्रेट कर रहा है पॉलिसी ईजिंग को एज लेस अकोमोडेटिव इन रियल टर्म्स। अब ग्लोबल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि एक सेकेंडरी रोल प्ले करेंगे। तो लॉन्ग टर्म यील्ड्स यहाँ पर हार्डन्ड है क्योंकि ग्लोबली भी ये चीज देखी जा रही है, डोमेस्टिकली ही नहीं। एडवांस इकोनॉमीज की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी इंक्रीज हो रही है और ग्लोबल कैपिटल अब डेवलप्ड मार्केट्स की तरफ जा रही है। हमने कल की क्लास में भी देखा था कि एमर्जिंग से कैपिटल फ्लो हो रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहा है। तो जो एडिटोरियल है ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक बोरिंग प्रेशर कर रही है
हमारे डोमिनेटेड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर एमर्जिंग रिस्क देखेंगे, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्राउडिंग आउट क्या है? गवर्नमेंट बोरोइंग्स यहाँ पर हमारे जो फंड्स प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल थे वो कम कर देते हैं। मीनिंग देखो, मार्केट में 100 रुपए है, अब वो 100 रुपए का एक हिस्सा अगर गवर्नमेंट ले जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर को तो कम ही मिलेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास में क्राउडिंग आउट इफेक्ट है वो देखा जा रहा है। गवर्नमेंट्स हैवीली बोरो कर रही है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, कॉर्पोरेट बोरोइंग कॉस्ट भी इसकी वजह से बढ़ेगी, ठीक है। और हमारे पास में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाएगी क्योंकि महंगे हो गए हैं यहाँ पर, अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इनको। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 25 में 9.9 लाख करोड़ था, जो कि आपका इस साल काफी कम है। तो गवर्नमेंट लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉन्ड्स इशू करेगी, फिर यहाँ पर इन्वेस्टर्स सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर लेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड डिमांड कमजोर हो जाएगी और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड रेजिंग यहाँ पर 9.9 लाख करोड़ आपका रिकॉर्ड हिट कर चुकी है फंड रेज करने में, जिसमें कि 2025 में, लेकिन यही इश्यूएंस शार्पली डिक्लाइन हो गया फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो अर्ली साइंस है ये कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल के लिए कि ये थ्रेटन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्सपेंशन प्लान्स जो है वो भी थ्रेटेंड है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो हायर यील्ड्स है वो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग कम इन्वेस्टमेंट ले पाएंगे। और अब हमारे पास में यहाँ पर आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट एक्सपेंशन भी कम होगा, बैंकिंग सिस्टम कंस्ट्रेंट। अब ये एक और रिस्क है, ये बोलते हैं कि देखो जो बैंक्स है वो देख रहे हैं कि क्रेडिट डिमांड तो राइज कर रही है, डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हो गई है, बैंक यहाँ पर लैंडिंग रेट रेस कर सकते हैं डिस्पाइट आरबीआई ईजिंग। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन हमारा वीक हो रहा है, तो यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हो गई। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आई थिंक 3-4 दिन पहले ही इस बारे में बोला कि बहुत ज्यादा डिपॉजिट जो है वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको लैंडिंग करनी होगी, कोर वर्क काम करो, यहाँ पर कोर ऑपरेशंस पर फोकस करो, आपका काम लोन्स देना है, इंश्योरेंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने पर मत फोकस करो। लेकिन यहाँ पर बैंक्स जो है वो एक बिजनेस है और सस्टेनेबल रहना उनके लिए भी जरूरी है। क्रेडिट डिमांड हमारी राइज कर रही है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स हाई है। तो अगर बैंक्स यहाँ पर क्रेडिट डिमांड मीट नहीं कर पाते हैं तो लैंडिंग रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट साइकिल्स वीक हो जाएंगी, लिक्विडिटी सरप्लस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं होगा क्रेडिट एक्सपेंशन में। तो कुछ की मॉनेटरी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए, एसडीएफ आरबीआई विंडो, जहां पर बैंक अपने सरप्लस फंड्स को पार्क कर रहे हैं बिना कोलेट्रल के, एमएसएफ में कोलेट्रल के साथ जाते हैं, ठीक है, 2% ऑफ देयर एनडीटीएल करते हैं। शैडो ईजिंग, लिक्विडिटी कंडीशंस हमारी इजियर है देन इम्प्लाइड बाय पॉलिसी रेट कट्स। यील्ड कर्व्स, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड मैच्योरिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यील्ड के, तो यील्ड अगर बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो यील्ड कर्व होता है वो कैसे बनता है, वो आपके पास बनता है कि कितने टाइम में हमारे पास में यहाँ पर टाइम रिमेनिंग टू मैच्योर, ठीक है, रेजिडुअल मैच्योरिटीज भी इसको बोलते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। क्राउडिंग आउट, गवर्नमेंट बोरो कर रही है जिसकी वजह से जो फंड्स प्राइवेट सेक्टर के लिए थे वो कम हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। रियल इंटरेस्ट रेट्स, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हमने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर तब निकाला। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई बाई या सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ताकि लिक्विडिटी को मैनेज करे। तो एनालिटिकल टेक अवे क्या है, एक क्रिटिकल लेसन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलेगा, लिक्विडिटी अकेले यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को डिटरमिन नहीं कर सकती, इवन अमिड अग्रेसिव आरबीआई ईजिंग एंड सरप्लस बैंकिंग लिक्विडिटी, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो हमारी राइज की है बिकॉज फिस्कल बोरोइंग प्रेशर ओवरवेम कर रहा है डिमांड को। और जो एपिसोड है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ग्रोइंग इंटरेक्शन बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डायनामिक्स, मार्केट एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, और अगर हमने सस्टेन कर लिया तो ये जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स हमारी राइज कर रही है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा क्राउड आउट कर देंगी, और इंडिया की इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो वैसे तो अभी यहाँ पर कुछ साइंस दिखा रही थी रिवाइवल के, वो भी थ्रेटन हो जाएंगे और एक फेज आएगा मॉनेटरी अकोमोडेशन से अनइंटेंडेड फाइनेंशियल टाइटनिंग का, ठीक है। सो ओवरऑल जो मॉनिटरिंग ईजिंग है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को कम करने में फेल हो चुकी है, और यहाँ पर जो लार्ज फिस्कल बोरोइंग है
वो ओवरवेलम कर रही है लिक्विडिटी कंडीशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की जो लिमिटेशंस हैं वो देखने के लिए मिल रही है जब फिस्कल डोमिनेंस हो रही है और कंसर्न्स अब यहाँ पर पोटेंशियल क्राउडिंग आउट की है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक बार इसको और रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए कि हमारे पास में जो सब्सटेंशियल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है वो है, पॉलिसी रेट कट भी हुए लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स जो है इंडिया में वो हार्डेंड हो गए, गवर्नमेंट की बोरोइंग हैवी है, इन्वेस्टर्स की डिमांड वीक है और बैंक प्रेफरेंसेस अब प्राइवेट क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सो लिक्विडिटी से बॉन्ड मार्केट से यील्ड कर्व से क्राउडिंग आउट की तरफ अब हम जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर बताना ये सेक्शंस आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, साथ में क्या आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग शुरू की। सो यहाँ पर मैं एक चीज और प्लान कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन दूंगी जो आज हमने एडिटोरियल डिस्कस किया है और उसकी आंसर राइटिंग आप कर टेलीग्राम पर अमंग योर पेयर्स शेयर कर यहाँ पर इवैल्यूएशन ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये सजेशन कैसा है आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को के बारे में अपने दोस्तों को बताना मत भूलना, आरपी के बारे में मत बताना भूलना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।